नमस्ते दोस्तों, आप सभी का क्वालिटी अचीवर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है मैंने पॉलिटी के सेशंस को प्रारंभ किया है। आए दिन बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो आप सभी दोस्तों से यह निवेदन है या फिर जो है आग्रह है कि ये सारे वीडियोज़ को आप अच्छे से देखो और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करो। और मैं कह देता हूँ कि आपको ऐसा वीडियोज़ मैं लगातार आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और एक डेली कुछ ना कुछ जो है आपको अच्छा वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँगा जिससे आपके एग्जामिनेशंस अच्छे हो। तो आप मेरे से जुड़े रहने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर एक भी नहीं होगा। यहाँ सारे क्वेश्चंस यानी राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, उसके क्या दायित्व हैं, क्या जो है कि अधिकार हैं और इसे कैसे उसके पदों से हटाया जा सकता है और साथ ही साथ उसकी योग्यता क्या है, ये सारी बातों को मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का सबसे प्रमुख होता है और इसमें जो है कि इसके कुछ अनुच्छेद हैं जो कि एक एक करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अनुच्छेद 52 जिसमें इनके पदों की विवरण हमें प्राप्त होता है। अनुच्छेद 53 जिसमें कार्य एवं शक्ति के विवरण हमें प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 54 जिसमें निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, इसकी बातों को पता चलता है। अनुच्छेद 55 जिसमें निर्वाचन पद्धति के विषय में हम लोग को पता चलता है। अनुच्छेद 56 पदावधि यानी कि 5 वर्ष या फिर जो है इसके त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देने तक हमें जो है कि इनके पद पे बने रहने की बातों को सामने निकल के आता है। तो अगला जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य 70वीं संविधान संशोधन 1992 में इन्हें शामिल किया गया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद के सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं है और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। ओके, अगला जो पॉइंट है वो निर्वाचन पद्धति। इसके निर्वाचन पद्धति में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है और एक विधायक का मत जो है उस राज्य की कुल संख्या यानी जनसंख्या और राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य गुना 1000 से निकाला जाता है। एक संसद के मत जो है कुल विधायक के मत का मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। ये सारी बातों को सामने रख करके अनुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था द्वारा इनके निर्वाचन पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है। अगला जो बात मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे देखो राज्यसभा में कुल सदस्य जो हैं 250 हैं जिसमें 12 मनोनीत हैं, तो मनोनीत तो शामिल नहीं होते हैं। उसी तरह लोकसभा में कुल 545 हैं वर्तमान में और जिसमें 543 ही भाग लेंगे, 2 मनोनीत भाग नहीं लेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 781 सीट हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है विधान सभा का 4120 सदस्य हैं। कितना? 4120 सदस्य। उसे मैं नोट डाउन नहीं कर पाया, एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप जान लीजिए। और दूसरा एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव करवाया जाता है। अगर वोट लाना अनिवार्य है, कितना? कुल वैध जो मत है उसमें से 50% प्लस 1 वोट लाना अनिवार्य है। अगर पहले उम्मीदवार को पूरे मत प्राप्त नहीं होते तो अगले उम्मीदवार को मतों की गणना की जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अगर कैसे एक व्यक्ति का निर्वाचन सीमा मतलब इसमें कोई निर्वाचन सीमा का समय अवधि नहीं है और जो है इसे मतलब कि इसमें जो है, लेकिन आपको एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो है केवल 2 ही बार आप जो है राष्ट्रपति बन सकते हो, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ जितना मन है उतना बार बनिए।
उसके बाद अनुच्छेद 58 की अगर बात करें योग्यता का, तो इसमें क्या 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 योग्यता की मुख्य बातें हैं, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए और मिनिमम एज जो है 35 होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने योग्यता होना चाहिए, किसी सरकारी लाभ प्राप्त ना करना चाहिए। उसके बाद चुनाव के लिए प्रस्तावक 50 सदस्य, अनुमोदक 50 सदस्य का होना चाहिए। 15,000 जमानत राशि है जो कि आरबीआई या सरकारी खजानों में जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई में या फिर सरकारी खजानों में जमा करना है और इसके 1/6 मत अगर वोट आप लाए हैं तो आपका जमानत राशि वापस कर दिया जाएगा। अगर नहीं लाए हैं तो आपको पता होना चाहिए ये राशि आपका रद्द मान्य जाएगा, यानी खजाना में रख दिया जाएगा, यानी नहीं मिलेगा आपको वापस। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है अनुच्छेद 60 शपथ। इसका शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा 61 महाभियोग। आपको पता होना चाहिए महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पदों से हटाया जाता है या राष्ट्रपति के उसके पदों से हटाया जाता है। लेकिन इसकी क्या प्रोविज़न है वो मैं आपको बता दूं, ये संविधान के अनुरूप काम ना करने पर प्रक्रिया को लाया जाता है। अब जो है संसद में महाभियोग लाया जाता है, किस तरह से, राज्यसभा में लाएगा या फिर लोकसभा में लाया जाएगा। शर्त यही है कि 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को उस पद पर स्वतः ही हटा दिया जाएगा, हट जाएगा। अब अगला जो है अन्य बातें, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण है। क्या, राष्ट्रपति पर कोई भी मुकदमा केवल उच्चतम न्यायालय में ही सुनवाई होगी। राष्ट्रपति को इस्तीफा, मृत्यु या फिर अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पदों के समस्त कार्यों को देखेंगे और साथ ही साथ पुनः निर्वाचन 6 महीने के बाद किया जाएगा। यह निर्वाचन आयोग के संचालन यानी संपादन के द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा, यानी कि क्रियान्वित की जाएगी। और साथ ही साथ आपको लास्ट अनुच्छेद जो है 72 जिसमें क्षमा देने की प्रक्रिया शामिल है। अगर पुनः आपको एक बार रिकॉल करा दूं तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें सारी बातों को अगर आप चाहते हो कि रिकॉल करो, नोट डाउन करो, तो आप कॉपी में एक बार लिख लो और बार बार उसे देखोगे ना तो डेफिनेटली जो है आपका ये जो राष्ट्रपति से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कभी नहीं एग्जाम में छूटेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें कैसी लगी आप ज़रूर अब कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।